गैरी ब्राउन डर के मारे सहमा हुआ बैठा था। इतने बड़े और ताकतवर तिवारी खानदान की लड़की को छूने का मतलब था सीधा मौत को दावत देना। उसने घबराकर कहा, अगर बात सामने आ गई तो मेरी जान चली जाएगी। बेंजामिन हिल ने नाक सिकोड़ते हुए ताना मारा, बड़ी बात करनी है तो बड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर जिंदगी भर गरीब ही रहना है तो मना कर दे। ये कहकर वो मुंह फेरकर बैठ गया। गैरी काफी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो, कल बताता हूं। बेंजामिन मुस्कुराया, ठीक है, वैसे ऐसे मौके बार बार नहीं आते, सोच समझकर फैसला करना। अगले दिन ईशान शर्मा शिगलांज सिटी से वापस रिवर सिटी आ गया। इस बार उसका फायदा बहुत बड़ा था। ललित शर्मा की दी हुई जड़ी बूटियां और अनसन गुतिरेज वाला पौधा, इन दोनों चीजों से वो आसानी से क्यूई रिफाइनिंग स्टेज से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच सकता था। ईशान सोच रहा था कि उसे कोई शांत और सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी जहां वो ट्रेनिंग कर सके। उसने मन में सोचा, काश बेंजामिन हिल की वो विला मिल जाती। वहां आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, लेकिन दुश्मनी के चलते असंभव है। तभी गेट के सामने एक रेंज रोवर आकर रुकी। काले सूट वाला आदमी उतरा और बोला, क्या मिस्टर शर्मा घर पर हैं? ईशान ने आगे बढ़कर कहा, हां बताइए। वो बोला, रिचर्डसन साहब ने आपको आज रात डिनर पर बुलाया है, अगर आप फ्री हों तो। ईशान को याद आया, विलियम रिचर्डसन। पहले उनके साथ उसकी ज्यादा अच्छी नहीं बनी थी, ऊपर से उनका तिवारी खानदान से भी अच्छा रिश्ता था। ईशान ने मन में सोचा, कहीं ये हिल खानदान वालों की कोई चाल तो नहीं। फिर भी एकता तिवारी की वजह से उसने मना नहीं किया। ठीक है, समय और जगह बता दो। आज रात 8 बजे, फिश रेस्तरां। ईशान ने सिर हिलाया और आदमी चला गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन वर्धन आकर बोला, मिस्टर शर्मा, रिचर्डसन साहब और सूर्यवंश हिल बहुत करीब हैं, मुझे शक है ये। ईशान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, वो मुझ पर हाथ नहीं डाल सकते। दूसरी तरफ गैरी ब्राउन अपने कमरे में सिल्विया जॉनसन के साथ था। सिल्विया उसे प्यार से पूछ रही थी, क्या हुआ डार्लिंग, परेशान क्यों हो? गैरी को उसे देखते ही चिढ़ आने लगी। उसे लगने लगा था कि उसने गलत इंसान से शादी कर ली। गैरी झुंझलाकर बालकनी में गया और बेंजामिन हिल को कॉल किया। जैसे ही बेंजामिन ने कॉल उठाया, गैरी बोला, मैं तैयार हूं। बेंजामिन हंस पड़ा, मुझे पता था तू मान ही जाएगा। गैरी ने सख्त आवाज में कहा, मेरी कुछ शर्तें हैं। बोल। अगर प्लान काम कर गया तो ब्राउन और हिल खानदान का बिजनेस एक साथ चलेगा। बेंजामिन तुरंत बोला, जरूर, दोस्तों को हम कभी निराश नहीं करते। गैरी ने एक और शर्त रखी, और अगर प्लान फेल हुआ तो मुझे 10 करोड़ कैश और सुरक्षित तरीके से देश से बाहर निकालने की गारंटी चाहिए। बेंजामिन फिर हंसा, यह भी हो जाएगा, बस हिल खानदान का नाम बीच में नहीं आना चाहिए, वरना अंजाम तू जानता है। गैरी ने हां कर दी। फोन कटते ही बेंजामिन के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोला, अगर प्लान फेल हुआ तो कैश वैल्यू की चिंता मत कर, सीधे मरने को तैयार रहना, मैं तो बच ही जाऊंगा। रात हुई। ईशान एक छोटा सा तोहफा लेकर फिश रेस्तरां पहुंचा। वहां एक आदमी पहले से इंतजार कर रहा था। रिचर्डसन साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, उसने कहा। ईशान उसके साथ प्राइवेट रूम तक गया। चारों तरफ नजर दौड़ाई, सब नॉर्मल था। उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। अंदर सूर्यवंश हिल और विलियम रिचर्डसन दोनों बैठे थे। ईशान ने तुरंत कहा, विलियम चाचा, अगर सिर्फ आपके साथ डिनर करना होता तो मैं खुशी से आता, लेकिन अगर कोई और इरादा है तो मैं नहीं बैठूंगा। ये कहकर वो वापस मुड़ने लगा। विलियम रिचर्डसन ने उसे रोकते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, 2 मिनट बैठ तो जाओ। ईशान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चाचा, आप ही तो कह रहे थे कि हिल खानदान मुझे नहीं छोड़ेगा, अब ये क्या तमाशा है? विलियम शर्मिंदा हो गया। उसने खुद कभी नहीं सोचा था कि हिल खानदान ईशान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसी समय सूर्यवंश हिल खड़े हुए और बोले, ईशान, दुश्मनी हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन फायदा हमेशा के लिए हो सकता है। पहले मेरी गलती थी, इसलिए मैंने ही रिचर्डसन साहब से कहकर यह डिनर रखवाया है, तुमसे माफी मांगने के लिए। ईशान ने आश्चर्य से पूछा, आप मुझसे माफी? विलियम रिचर्डसन ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, पहले बैठ जाओ।
1 दिसंबर 10:57 सुबह। कुडबदुल 0। ईशान कुछ देर तक विलियम रिचर्डसन को देखता रहा, फिर आखिरकार बैठ गया। वो समझना चाहता था कि सूर्यवंश हिल आखिर चाहता क्या है। विलियम ने आराम से कहा, ईशान, तुमने जिस तेजी से प्रगति की है, सच कहूं तो मुझे खुद यकीन नहीं था। सूर्यवंश ने भी सांस भरकर कहा, आजकल के लड़के वाकई कमाल कर जाते हैं। ईशान सीधे बोला, जो बात करनी है साफ साफ करो, मेरे पास समय कम है। विलियम को यह अंदाज थोड़ा कड़वा लगा, पर वो कुछ बोल नहीं सके। उनकी नजर सूर्यवंश की तरफ गई। सूर्यवंश ने हल्का सा गला साफ किया और बोला, देखो ईशान, इस पूरे मामले में हिल खानदान की कोई बड़ी गलती नहीं थी। तुमने मेरे बेटे का हाथ तोड़ा, फिर भी मैंने आगे कोई सख्त कदम नहीं उठाया। इससे साफ है कि हमारे बीच की दुश्मनी उतनी गहरी नहीं है। समझ रहे हो? ईशान ने हल्के से हंसते हुए कहा, सच में ऐसा सोचते हो? अगर मेरे पास आत्मा पोषण गोली ना होती तो क्या आप आज इतने शांत बैठे होते? सूर्यवंश हंसने लगे। दुनिया में क्या पक्का होता है बेटा? ईशान बस मुस्कुराया। एकता से वादा किया था कि झुकने नहीं देगा। हिल खानदान जैसे लोग ऊपर से मीठे दिखते हैं, पर मौका मिले तो पीछे से झर मारते हैं। विलियम ने बीच में कहा, हर झगड़े को खत्म होना चाहिए। हम यहां बैठे हैं, इसका मतलब है कि सब ठीक हो सकता है। दोनों खानदान साथ मिलकर काम कर सकते हैं, फायदा भी दोनों का होगा। सूर्यवंश ने तुरंत कहा, हां, यही तो मैं कहना चाहता था। हिल खानदान की ताकत और तुम्हारी आत्मा पोषण गोली, दोनों मिलकर बड़ा काम करेंगे। लेकिन ईशान ने उनका गिलास तक नहीं छुआ। धीरे से बोला, सूर्यवंश साहब, अब आपके पास मेरे साथ काम करने की हैसियत नहीं बची। ये सुनकर सूर्यवंश रंग बदल गए। उन्हें लगा था कि ईशान मान जाएगा, पर उल्टा वही उनकी इज्जत उतार रहा था। ईशान ने आगे कहा, सच कहूं तो मैं आपके बेटे का हाथ ठीक कर सकता हूं। पहली बार जब मिला था, मैंने सोचा भी था कि ठीक कर दूंगा, लेकिन आपका घमंड देखकर मन बदल गया। अब मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। सूर्यवंश ये सुनकर दंग रह गए। क्या? तुम सच में मेरे बेटे का हाथ ठीक कर सकते हो? हां, ईशान ने शांत स्वर में कहा। सूर्यवंश की आंखें अचानक चमक उठीं। वो बेचैन होकर बोले, ईशान, अगर तुम मेरा बेटा ठीक कर दो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कंपनी के 30% शेयर भी दे दूं। ईशान ने साफ जवाब दिया, मैंने कहा ना, मैं तुमसे कोई पार्टनरशिप नहीं करूंगा। सूर्यवंश लगभग टूटने लगे। वो हाथ जोड़कर बोले, पार्टनरशिप छोड़ो, बस हाथ ठीक कर दो, प्लीज। और अचानक वो कुर्सी से उठे और ईशान के सामने घुटनों पर बैठ गए। ईशान भी चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि इतना घमंडी आदमी उसके सामने घुटने टेक देगा। दिल में सोचा, बाप का प्यार सच में अंधा होता है। थोड़ा सोचकर ईशान बोला, ठीक है, मैं हाथ ठीक कर दूंगा, लेकिन को ऑपरेशन तुम नहीं कराओगे, अब तुम मेरे लिए काम करोगे। सूर्यवंश ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं। ईशान ने कहा, अपने बेटे को कल मेरे घर भेज देना। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्यवंश बार बार धन्यवाद कहने लगे। विलियम शांति से सब देख रहे थे। उनकी नजर में ईशान बदल चुका था। पहले उन्हें लगता था कि ईशान सिर्फ एक नाराज लड़का है, पर आज महसूस हुआ वो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है। सब गिलास उठाने ही वाले थे कि ईशान का फोन बजा। स्क्रीन पर एकता तिवारी की सेक्रेटरी का नाम था। ईशान का चेहरा गंभीर हो गया। कॉल उठाते ही घबराई आवाज आई, ईशान, मिस एकता को किडनैप कर लिया गया है। क्या? एक पल में ईशान का चेहरा बदल गया। पूरा कमरा जैसे जम गया। कब, कहां, कैसे, सब बताओ। ईशान गरजा। सेक्रेटरी ने जल्दी जल्दी सब बताया। पूरे रिवर सिटी में खोज शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं। ईशान अंदर से जल उठा। एकता उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी इंसान थी। उसे कोई छू भी दे? नामुमकिन। उसने धीमी पर खतरनाक आवाज में कहा, मैं अभी पहुंच रहा हूं। वो फौरन खड़ा हुआ और बोला, आपकी गाड़ी चाहिए। विलियम बोले, ड्राइवर को बुला देता हूं। जरूरत नहीं। ईशान ने चाबी उठाई और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। वो सड़क पर इतनी तेजी से गाड़ी चला रहा था कि सिग्नल, ट्रैफिक कुछ नहीं देखा। बस तिवारी एस्टेट पहुंचने की जल्दी थी। उधर ईशान के निकलते ही विलियम के पास एक कॉल आया। कॉल सुनते ही उनका चेहरा एकदम काला पड़ गया। सूर्यवंश ने घबराकर पूछा, क्या हुआ?
विलियम ने भारी आवाज में कहा। किसी ने एकता तिवारी को किडनैप कर लिया है। क्या? सूर्यवंश अपनी जगह से उछल पड़े। कौन इतनी हिम्मत कर सकता है? जीना नहीं चाहता क्या? विलियम ने बस आह भरी और धीरे कहा, रिवर सिटी में अब तूफान उठने वाला है। रिवर सिटी की उस रात माहौल भारी था। खाना बीच में ही छोड़कर विलियम रिचर्डसन जल्दी जल्दी शहर से निकल गया। उधर सूर्यवंश हिल उदास मन से अपने घर पहुंचे। घर में घुस से तो देखा, बेंजामिन सोफे पर बैठा गेम खेल रहा था, चिप्स खा रहा था, बिल्कुल बेफिक्र। पापा क्या हुआ? उसने लापरवाही से पूछा। सूर्यवंश ने धीमे से कहा, एकता तिवारी को सच में किडनैप कर लिया गया है। पता नहीं किसने इतनी हिम्मत की। बेंजामिन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। वो गर्व से बोला, पापा, सोचा नहीं होगा आपने। ये सब मैंने करवाया है। सूर्यवंश का चेहरा सख्त हो गया। ऐसी बातों में मजाक नहीं करते। मजाक नहीं कर रहा, मैंने कहा था ना कि उसे सबक सिखाना जरूरी है। बेंजामिन ने फिर शेखी मारी। सूर्यवंश अचानक खड़े हो गए। क्या सच में ये तूने किया है? 100%। बेंजामिन ने फिर सीना चौड़ा किया। चटाक क्याक। सूर्यवंश का हाथ एक झटके में उठा और उन्होंने बेंजामिन के गाल पर तेज थप्पड़ मार दिया। तू पागल हो गया है क्या? सूर्यवंश की आंखें गुस्से से लाल थीं। तुझे पता भी है एकता तिवारी कौन है? बेंजामिन चिल्ला उठा। पापा, आपने मुझे मारा? आपने तो बचपन से कभी हाथ नहीं उठाया। सूर्यवंश गरजे। चुप, तेरे लिए अभी गोली भी चला सकता हूं मैं। तूने क्या सोचकर यह किया? एकता तिवारी को छू लेने का क्या मतलब होता है, समझ भी है? बेंजामिन ने नजरें फेर लीं। पापा, घबराओ मत, मैंने पूरा प्लान बना रखा है। सारा इल्जाम गैरी ब्राउन पर डाल दिया है। कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। उसने अपनी पूरी योजना बताई। सूर्यवंश ये सब सुनकर पसीने पसीने हो गए। ये प्लान परफेक्ट नहीं था, पूरी तरह बिखरा हुआ था। तू सच में नासमझ है। सूर्यवंश झुंझलाकर कमरे में चक्कर लगाने लगे। पहली बार उनके अंदर एक गहरा डर पैदा हो गया था। कुछ देर बाद उन्होंने खुद को संभाला और बेंजामिन को आदेश दिया, अभी किसी को भेजकर गैरी ब्राउन को खत्म करवाओ। उसकी जबान बंद रहनी चाहिए। पापा, वो भरोसेमंद है, वो हमें नहीं बेचेगा। बेंजामिन ने धीरे से कहा। मूर्ख! सूर्यवंश चिल्लाए। जबान सिर्फ मरने के बाद बंद होती है। अगर उसने हमारा नाम लिया तो तिवारी खानदान बिना सबूत के भी हमें खत्म कर देगा। उन्होंने एक ठंडी आवाज में कहा, अभी जाओ, और जैसे ही काम हो जाए हम आज ही शिगलांस सिटी निकल जाएंगे। बेंजामिन मजबूरी में सिर हिलाता हुआ चला गया। उधर ईशान शर्मा पूरी रफ्तार से तिवारी एस्टेट पहुंच गया। विशाल हवेली में सिर्फ एक सेक्रेटरी मौजूद था। ईशान को देखते ही वह गुस्से से फट पड़ा। सब तेरी वजह से हुआ। मिस ने अपनी सारी सिक्योरिटी तेरे पास भेज दी थी क्योंकि उन्हें तेरी चिंता थी। तू एक दिन उन्हें भी मरवा देगा। ईशान सुन्न रह गया, कांपते हुए बोला, जो आप कह रहे हो ये सच है? सेक्रेटरी चिल्लाया, और क्या, मैंने मालिक को भी खबर दे दी है। मिस को जरा भी नुकसान हुआ तो तेरा बचना नामुमकिन है। ईशान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि एकता ने अपनी बॉडीगार्ड्स क्यों भेजी थीं। अंदर अपराध बोध और गुस्सा एक साथ भड़क उठा, लेकिन अभी रुकना नहीं था। एकता को ढूंढना जरूरी था। ईशान ने तुरंत कहा, मुझे मिस के कमरे में ले चलो। सेक्रेटरी ने संदेह भरी नजर से पूछा, क्यों? मुझे उन्हें ढूंढने का तरीका पता है, जल्दी चलो। सेक्रेटरी मन ही मन चिढ़ता हुआ आगे बढ़ा। एकता के कमरे में पहुंचकर ईशान बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। तू क्या कर रहा है? सेक्रेटरी बोला। ईशान की आंखें अचानक एक जगह टिक गईं और वो घबरा उठा। यहां एक भी बाल नहीं है? एक भी नहीं? सेक्रेटरी ने ठंडे अंदाज में कहा। कमरा रोज साफ होता है, बाल कहां से आएगा? ईशान ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसी तरह एक भी बाल ले आओ, अभी। सेक्रेटरी उसकी बेचैनी देखकर चुपचाप बाहर चला गया। कुछ देर बाद वह कुछ बाल लेकर आया। ये मिस तिवारी के ही हैं? ईशान ने गंभीरता से पूछा। ज्यादा सवाल मत पूछ। सेक्रेटरी खींच गया। ईशान ने धीमे से कहा, बाहर जाओ। तू आखिर करने क्या वाला है? ईशान की आवाज कड़क हो गई। बाहर जाओ। सेक्रेटरी गुस्से में दांत पीसता हुआ चला गया। दरवाजा बंद होते ही ईशान ने बाल उठाया, उंगली पर हल्की चोट लगाई और एक बूंद खून हवा में उछाल दी।
खून लाल रोशनी में बदल गया, जो बाल को घेर कर हवा में उठा रही थी। यह एक निषिद्ध तकनीक थी, जिससे किसी भी व्यक्ति का ठिकाना पता लगाया जा सकता था, लेकिन इसकी कीमत भारी पड़ती थी। ईशान का पूरा शरीर दर्द से भर गया, कमरा लाल चमक से भर गया। कुछ ही देर में उसकी सांसें तेज हो गईं, मुंह से खून निकल आया। कई मिनट बाद चमक गायब हो गई। ईशान की आंखें खुलीं। अब उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, गुस्सा और मार डालने की आग। वह कमरे से बाहर निकला। सेक्रेटरी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? ईशान ने ठंडे स्वर में कहा, रात के वक्त एक सुनसान पहाड़ी पर घना जंगल फैला हुआ था। वहां मोबाइल का नेटवर्क तक नहीं आता था। माहौल इतना डरावना था कि कोई इंसान वहां अकेले जाने की सोच भी न सके। एक गुफा के अंदर दो भारी भरकम टैटू वाले गुंडे एक खूबसूरत औरत की रखवाली कर रहे थे। वो औरत थी एकता तिवारी, जिन्हें कुर्सी पर बैठाकर रस्सियों से बांधा गया था। एक गुंडे ने गंदी हंसी के साथ दूसरे से कहा, बॉस, ये माल तो कमाल का है। दूसरा भी आंखें तरेर कर एकता को देख रहा था। दोनों बेहुदे तरीके से उन्हें घूर रहे थे। पहला बोला, बॉस, पहले थोड़ा मजा ले लें। दूसरे ने डरते डरते कहा, छोड़ यार, पैसों का मामला है, चक्कर में पड़ गए तो मुसीबत हो जाएगी। एकता ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, तुम्हें पता है मुझे हाथ लगाने का अंजाम क्या होगा? दोनों हंस पड़े। अंजाम? पैसे लेकर विदेश भाग जाएंगे मैडम। एकता बस हल्का सा मुस्कुराई। उनके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, जिससे गुंडे और भड़क रहे थे। इधर आधे घंटे पहले ईशान शर्मा अपनी कार तेजी से उसी पहाड़ी की ओर लेकर जा रहा था। उसने अपनी खास तकनीक से एकता का ठिकाना ढूंढ लिया था। दिल में बस एक ही डर था, अगर एकता को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। गुफा के अंदर गुंडे बेचैन हो रहे थे। 2 दिन सिर्फ रखवाली करनी है, बोर हो रहा हूं, एक ने झुंझलाकर कहा। दूसरे ने धीरे से कहा, अबे कर ही डालते हैं, मजा भी आ जाएगा और फिर विदेश भाग जाएंगे। कौन ढूंढेगा हमें? दोनों की नजरें अब और गंदी हो चुकी थीं। वो एक साथ उठे और एकता की ओर बढ़ने लगे। एकता ने ठंडी आवाज में चेतावनी दी, अच्छे से सोच लो। दोनों हंसे। बहुत सोच लिया, तुम्हारे जैसा माल जिंदगी में पहली बार देखा है। जैसे ही उनके हाथ एकता को छूने वाले थे, धड़ाम, एक तेज पत्थर गोली की रफ्तार से अंदर आया और एक गुंडे के हाथ को छलनी कर गया। हड्डियां तक बाहर निकल आईं। दोनों चीख पड़े। ठीक उसी समय गुफा में एक भारी आवाज गूंजी, तुम मरने चले हो? ये आवाज ईशान शर्मा की थी। उसके शरीर से निकलती गुस्से की हवा इतनी तेज थी कि गुफा का माहौल ठंडा पड़ गया। एकता ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईशान इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। ईशान तेज कदमों से अंदर आया और बोला, मिस तिवारी, आप ठीक है ना? एकता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थोड़ी देर और होती तो शायद कुछ गड़बड़ हो ही जाती। गुंडे अब तिलमिलाए हुए थे। कौन है ये कमीना, हमारा मजा खराब करने वाला? साले हीरो बनने आया है, अभी इसके सामने ही इसे उठा लेते हैं। उनकी ये गंदी बातें सुनकर ईशान के अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। जिस एकता को छूने की हिम्मत वो खुद तक नहीं करता था, उन पर ये घटिया लोग गंदी नजरें डाल रहे थे। ईशान की आंखें लाल हो गईं। तुम दोनों मरने के लायक भी नहीं हो। दोनों के मुंह पर डर साफ दिखाई देने लगा। मार साले को, एक गुंडा चिल्लाया और दोनों ईशान पर झपट पड़े। लेकिन ईशान ने एक झटके में पहला कदम बढ़ाया और लात मारी। गुंडे का घुटना चूर चूर। उसकी चीख पूरी गुफा में गूंज गई। ईशान ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने दोनों को एक साथ उनके गले से पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। बोलो, किसने भेजा तुम्हें? ईशान की आवाज ऐसी थी कि रूह कांप जाए। डर से दोनों की हालत खराब हो गई। मारो मत, गैरी ब्राउन, उसने भेजा था। ये नाम सुनते ही ईशान का खून और ठंडा पड़ गया। गैरी ब्राउन? ईशान का दिल गुस्से से भर गया। मैंने तुझे छोड़ दिया था, ये गलती थी, बहुत बड़ी गलती। तभी दोनों गुंडे रोने लगे। भाई, हमने सब बता दिया, जाने दो हमें। ईशान ने उन्हें ऐसे देखा जैसे कीड़े हों, फिर ठंडी आवाज में बोला, जिसने भी एकता तिवारी को छूने की सोची, उसे जीने का हक नहीं। अगले ही पल टक, दोनों की गर्दनें एक झटके में टूट गईं। वो वहीं गिर पड़े।
खून बहने लगा और गुफा में डरावना सन्नाटा छा गया। दोनों गुंडों को मारने के बाद भी ईशान शर्मा का गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो तेज तेज कदमों से एकता तिवारी के पास पहुंचा और उनके शरीर पर बंधी रस्सियां जोर से फाड़कर फेंक दी। एकता का चेहरा थोड़ा पीला लग रहा था, लेकिन डर से नहीं, बल्कि वहां पड़ी दो लाशों की वजह से। तभी ईशान को महसूस हुआ कि उन्हें एकता के सामने नहीं मारना चाहिए था, पर उस वक्त उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो कुछ सोच ही नहीं पाया। आप ठीक हैं? ईशान उनके सामने इस तरह खड़ा हो गया कि लाशें उनकी नजर में ना आईं। एकता ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, चलिए घर चलते हैं, ईशान ने कहा। वो झुककर एकता को उठाता है और उन्हें अपनी बाहों में समेटकर पहाड़ी से नीचे की ओर चल पड़ता है। ईशान की बाहों में एकता को पहली बार कुछ पल की शांति मिली। उन्होंने ऊपर देखा। ईशान का चेहरा और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अंदर से कितनी नाजुक हैं। पहाड़ी से नीचे पहुंचकर ईशान ने एकता को गाड़ी में बैठाया और तिवारी हवेली की ओर गाड़ी तेजी से दौड़ा दी। गाड़ी चलाते हुए उसने गंभीर आवाज में कहा, मिस तिवारी, ये सब मेरी गलती है। वादा करता हूं ऐसा कभी नहीं होगा। एकता हल्के से हंस दी। तेरी गलती नहीं, वो लोग ज्यादा हिम्मत कर गए थे। ईशान ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, मिस तिवारी, अपनी बॉडीगार्ड्स वापस बुला लो, मुझे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। ये सुनकर एकता एक पल को हैरान रह गई। बड़ा मुंह है तेरा, उन्होंने धीरे से बुदबुदाया। कुछ ही देर में गाड़ी तिवारी हवेली के गेट पर पहुंची। हवेली में पहले से ही रिवर सिटी के बड़े बड़े लोग जमा थे। सबके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। सबको डर था कि अगर एकता के साथ रिवर सिटी में कुछ हो गया तो मामला बहुत बड़ा बन जाएगा। जैसे ही एकता अंदर आई, किसी ने चिल्लाकर कहा, मिस तिवारी वापस आ गईं। सब उनके पास दौड़ पड़े। मिस तिवारी, आप ठीक हैं? हम तो डर ही गए थे। हम रिवर सिटी की सिक्योरिटी की पूरी जांच करवाएंगे। आपको 24 घंटे सुरक्षा मिलेगी। सब एक साथ बोलने लगे। एकता ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। सब अपने अपने घर जाओ। मुझे थकान है, आराम करना है। सब एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे मानने को तैयार नहीं थे। तभी उनकी सेक्रेटरी ने कहा, मिस ने कहा ना, वापस जाओ। धीरे धीरे सब चले गए। सबके जाते ही सेक्रेटरी ने ईशान को घूर कर कहा, सौभाग्य है मिस ठीक है। ईशान ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज किया और एकता से कहा, मिस तिवारी, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं। कहाँ? एकता ने तुरंत पूछा। ईशान ने पीठ फेर ली और बोला, कुछ नहीं, बस घर जाकर सोना है। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। सेक्रेटरी ने नाक सिकोड़कर कहा, बदतमीज, अब घर सोने जा रहा है। एकता ने उसे घूर कर कहा, तुझे सच में लगता है कि वो घर सोने जा रहा है? सेक्रेटरी चौंक गया। मिस, मतलब? एकता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीमे से बोली, ऊपर वालों को फोन करो, ईशान को कुछ ना हो, और पीछे पीछे सफाई का इंतजाम भी करो। सेक्रेटरी ने धीरे से कहा, मिस, शायद लोगों की जरूरत न पड़े, मैंने मालिक को बता दिया था। वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने छजल युद्ध क्षेत्र को खबर दे दी है। सुना है वहां से स्पेशल फोर्स रिवर सिटी के लिए निकल चुकी है। एकता की भौहें चढ़ गईं। बड़ा मुंह, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। सेक्रेटरी तुरंत चुप हो गया। एकता ने माथा दबाया, जैसे सिर में दर्द होने लगा हो। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी ने पूछा, मिस, इसके पीछे कौन हो सकता है? एकता ने कुछ कहा नहीं, लेकिन दिल में जवाब साफ था। उधर ईशान शर्मा ब्राउन खानदान के घर की तरफ बढ़ चुका था। ब्राउन लोग ड्रैगन राइजिंग सोसाइटी में ही रहते थे, ईशान के ही इलाके में। इधर गैरी ब्राउन अपने कमरे में बेचैन होकर चहलकदमी कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड सिल्विया जॉनसन ने पूछा, डार्लिंग, क्या हुआ? इतना डर क्यों लग रहा है? गैरी का दिल तेज धड़क रहा था। उसने उन दोनों गुंडों को कई बार फोन किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, उसकी आवाज कांप रही थी। तभी दरवाजे के बाहर एक साया तेजी से गुजरा। गैरी डर कर उछल पड़ा। बाहर कौन है? कौन है रे? बाहर बिल्कुल खामोशी थी। सिल्विया ने कहा, डार्लिंग, बाहर कोई नहीं है, तू बस ज्यादा सोच रहा है। गैरी ने हाथ से पसीना पोंछा और कहा, उम्मीद है। तभी खटाक, कमरे का दरवाजा जोर से टूट गया
और कमरे में एक आदमी अंदर आया। 1 दिसंबर 3:33 PM कुडब्दुल ज़ीरो। उस कमरे में अचानक घुसा हुआ आदमी बर्फ जैसा ठंडा दिख रहा था। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि साफ लग रहा था, ये मजाक नहीं करता, सीधा मार देता है। गैरी ब्राउन डरकर हकलाया, तू तू कौन है? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ठंडे अंदाज में बोला, किसी ने पैसे देकर कहा है कि तुझे मार दूं। फिक्र मत कर, ज्यादा दर्द नहीं होगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। गैरी घबरा कर चिल्लाया, पास मत आ, मैं चीखने लगूंगा। आदमी चुप रहा और अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां इतनी तेज थीं जैसे किसी का गला पकड़ते ही मौत तय हो। धड़ाम! अचानक दरवाजा फिर जोर से टूटा। हत्यारे का हाथ हवा में ही रुक गया। गैरी चीखा, ईशान शर्मा, तू बिल्कुल सही समय पर आ गया, हमें बचा ले। गैरी डर कर कोने में छिपने की कोशिश कर रहा था। ईशान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो सीधा बोला, गैरी ब्राउन, पहले तुझे छोड़ दिया था, पर तूने मिस तिवारी के खिलाफ साजिश की। अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गैरी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ईशान को सब पता चल गया। गैरी ने झूठ बोलने की कोशिश की, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कसम खाता हूं। ईशान ने सख्त आवाज में कहा, मैं तुझे सफाई देने का मौका भी नहीं दूंगा। हत्यारे ने ईशान से पूछा, और तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? ईशान ने बस इतना कहा, चल हट। हत्यारा गुस्से से बोला, बहुत अकड़ है, देखते हैं क्या कर लेता है। वो ईशान पर झपटा, लेकिन ईशान अब कंट्रोल में नहीं था। उसने एक जोरदार मुक्का मारा। हत्यारे की मुट्ठी चकनाचूर हो गई। दूसरा मुक्का उसकी छाती के पार निकल गया। हत्यारे ने नीचे अपनी छाती देखी, खून बह रहा था। वो हैरान था कि कोई इंसान इतनी ताकत का कैसे हो सकता है। ये देखकर सिल्विया जॉनसन चीख पड़ी, ईशान गर्जा, चुप! उसने पास रखा बेंच लात मारकर सीधा सिल्विया के मुंह पर दे मारा। सिल्विया दर्द से कराह उठी। हत्यारा मर चुका था। ईशान अब धीरे धीरे गैरी ब्राउन की ओर बढ़ा। तूने कभी सोचा था तेरी हरकतों का अंजाम क्या होगा? मैंने तुझे छोड़ा था, लेकिन तूने मिस तिवारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तू तो मरने के लायक भी नहीं है। गैरी डर के मारे पेशाब कर चुका था। वो कांप रहा था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। गैरी रोते हुए बोला, ईशान, माफ कर दे, सब बेंजामिन हिल ने करवाया था, मैंने कुछ नहीं किया। ईशान के चेहरे पर और सख्ती आ गई। अब उसे सब समझ में आ चुका था। उसने ठंडे स्वर में कहा, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। गैरी के रोते रहने से भी उसका दिल नहीं पिघला। ईशान ने पैर उठाया और गैरी के सिर पर जोर की लात मारी। पट! गैरी का सिर फट गया। सिल्विया डर के मारे बेहोश होने वाली थी। मुंह से खून निकल रहा था, फिर भी वो गिड़गिड़ाई, ईशान, पुराने रिश्ते की कसम, मेरी जान छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं पता था। ईशान ने उसे देखा। अब उसमें जरा भी रहम नहीं बचा था। वो किसी को छोड़ने मूड में नहीं था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एकता तिवारी का नाम था। ईशान कमरे से बाहर जाकर कॉल उठाता है। मिस तिवारी? एकता ने पूछा, तू अभी कहाँ है? ईशान ने झूठ बोला, घर पर हूं। एकता बोली, मैं लॉन ग्यूए सोसाइटी के बाहर हूं, मेरे साथ शिगलांस सिटी चलना है। ईशान ने थोड़ी देर बाद कहा, ठीक है। फोन काटकर उसने सिल्विया की तरफ देखा और बोला, सिल्विया जॉनसन, आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, और ध्यान रखना, अगर जुबान खोली तो अंजाम तू जानती है। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। बाहर मेबैक खड़ी थी। ईशान बैठा और गाड़ी तेजी से निकल गई। एकता ने पूछा, गैरी ब्राउन को मार दिया? ईशान ने सिर हिलाया। एकता चुप रही। ईशान अचानक बोला, वैसे सब बेंजामिन हिल ने करवाया है। सेक्रेटरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस को पहले से पता था, नहीं तो हम शिगलांस सिटी क्यों जा रहे होते? ईशान बस हल्का मुस्कुराया। उधर शिगलांस सिटी में हिल खानदान की हवेली में खौफ का माहौल था। सूर्यवंश हिल ने बेंजामिन को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, सब तेरी वजह से हुआ। बेंजामिन ने गाल पकड़कर कहा, पापा, इतना बड़ा मामला नहीं है, तिवारी खानदान को पता नहीं चलेगा। सूर्यवंश चीखा, तू बीमार है क्या? पूरा शहर हिल जाएगा। तभी हवेली के बाहर गाड़ी रुकी। एक लंबा, ताकतवर और रौबदार आदमी उतरा। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड। उसे देखते ही सूर्यवंश हिल का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपने लगा। उसने डरते हुए कहा, ह्यूग तिवारी,
वो यहाँ क्यों? ह्यूग तिवारी, एकता तिवारी के पिता और माइक तिवारी के बेटे। उसका यहाँ आना मतलब तूफान आने वाला है। ह्यूग तिवारी के आते ही सूर्यवंश हिल के दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया। उन्हें समझ आ गया, अब बात छुपाई नहीं जा सकती। सूर्यवंश घबराकर बेंजामिन से बोला, देख, वो कुछ भी पूछे, मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए कि इस मामले का हमसे कोई लेना देना है, समझा? बेंजामिन ने लापरवाही से कहा, हाँ हाँ, समझ गया। सूर्यवंश का दिल लगातार धड़क रहा था। ह्यूग तिवारी जैसे आदमी के सामने पैसा पद कुछ भी मायने नहीं रखते। कुछ ही देर में ह्यूग तिवारी ने दरवाजा जोर से धक्का देकर अंदर कदम रखा। उनका चेहरा एकदम शांत, लेकिन ऐसा कि किसी को भी डरा दे। यहां तक कि बेंजामिन, जो हर समय घमंड में रहता था, वो भी उस पल सहम गया। ह्यूग तिवारी की मौजूदगी ही ऐसी थी कि बड़े से बड़े अधिकारी भी उनके सामने कांपते थे। सूर्यवंश ने मजबूर मुस्कान देकर कहा, यान साहब, आप यहां कैसे? ह्यूग तिवारी ने बस एक ठंडी नजर डाली। उनके बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर उनके लिए कुर्सी खिसका दी। ह्यूग धीरे से बैठे, किसी ने उनका सिगार जला दिया। कमरे में गहरा सन्नाटा। सूर्यवंश के माथे पर पसीना बह रहा था। ह्यूग तिवारी ने सिगार का कश लेकर कहा, सूर्यवंश हिल, तेरी हिम्मत तो बहुत है। सूर्यवंश का रंग उड़ गया। वो धप से घुटनों पर गिर पड़े। यान साहब, मैं समझ नहीं पा रहा, उसने हकलाते हुए कहा। ह्यूग तिवारी मुस्कुराए, मुझे झूठ बोलकर कुछ बच जाएगा, ऐसा लगता है? सूर्यवंश कांप गया। सच में यान साहब, मुझे कुछ पता नहीं। ह्यूग तिवारी का चेहरा और ठंडा हो गया। तो चल, मैं याद दिला देता हूं, उन्होंने धीरे से कहा। मेरी बेटी को पहले जिसने निशाना बनाया था, वो राजधानी का स्कॉट खानदान था। क्या अंजाम हुआ था, याद है? सूर्यवंश का चेहरा एकदम सफेद हो गया। स्कॉट खानदान, जो कभी राजधानी का नंबर 1 था, लेकिन कुछ ही दिनों में बिखर गया। कंपनी खत्म, लोग गायब। किसी को कारण नहीं पता था, पर असली वजह तिवारी खानदान ही था। सूर्यवंश फिर जमीन पर गिर पड़ा। यान साहब, सच कह रहा हूं, इसका हमारी हिल फैमिली से कोई मतलब नहीं। ह्यूग तिवारी ने कहा, सिर उठाकर मेरी तरफ देख। सूर्यवंश कांप गया। हिम्मत नहीं, मैंने कहा, सिर उठा। ह्यूग की आवाज इतनी जोरदार थी कि कमरा हिल गया। सूर्यवंश किसी तरह सिर उठाकर उनकी तरफ देखने लगा। उनकी ठंडी नजरों में ऐसा डर था कि सूर्यवंश हाजवाई शौदा Kimono Shom Suro का शरीर कांपने लगा। ह्यूग ने पूछा, क्या तुझे लगता है तुझे खत्म करने के लिए मुझे सबूत चाहिए? सूर्यवंश वहीं ढह गया। हां, वह जानता था, तिवारी खानदान को सबूत नहीं चाहिए होते। ह्यूग फिर बेंजामिन की तरफ मुड़े। ये तेरा बेटा है? सूर्यवंश जल्दी से बोला। हाँ हाँ यान साहब, मेरा मेरा कुत्ता बेटा बेंजामिन। फिर गुस्से से बेंजामिन पर चिल्लाया, चाचा तिवारी बोल। ह्यूग की मौजूदगी से बेंजामिन भी दबा हुआ था, लेकिन उसका घमंड अभी भी जिंदा था। उसने नाक सिकोड़ी। हमने कहा ना, हमारा कोई लेना देना नहीं। आप बिना सबूत के क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? सूर्यवंश का दिल बैठ गया। चुप, हरामखोर, मुंह बंद रख। लेकिन बेंजामिन नहीं रुका। राजधानी का बड़ा खानदान हो तो क्या, बिना सबूत कुछ नहीं कर सकते। किस आधार पर हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? ह्यूग ने हल्की मुस्कान दी। दिलचस्प, उनके बॉडीगार्ड ने गुर्राकर कहा। यान साहब से ऐसे बात करने की हिम्मत? बेंजामिन हंस पड़ा। ये छजल है,
राजधानी नहीं, और तुम सिर्फ 2 लोग हो। एक फोन करूं तो तुम दोनों चजल के बाहर जिंदा नहीं निकलोगे, मानते हो या नहीं? सूर्यवंश की सांसें थम गईं। उसका बेटा उसे मौत के मुहाने पर ले जा रहा था। ह्यूग का चेहरा अब बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। बेंजामिन अकड़ कर बोला, आपने मुझे नाराज कर दिया। अब मैं भी आपको सबक सिखाऊंगा। ह्यूग ने उसे चुपचाप देखा। बेंजामिन ने फोन निकालकर किसी को कॉल किया। कॉल खत्म होते ही मुस्कुराकर बोला, अभी भी वक्त है, यहां से चले जाओ, वरना कल का सूरज नहीं देख पाओगे। ह्यूग हंसे, काफी साल हो गए किसी ने मेरे सामने ये बात कहे हुए। तभी बॉडीगार्ड बोला, यान साहब, वो लोग आ गए। उसी समय बाहर से बहुत तेज आवाज आने लगी, हेलीकॉप्टरों की। खिड़कियों से तेज रोशनी कमरे में भर गई। नीचे भारी गाड़ियां और सैकड़ों हथियारबंद सैनिक खड़े थे, पूरी तरह तैयार। 1 दिसंबर 3:37 अपराह्न। क्रब्दुल 0। बाहर हेलीकॉप्टरों की आवाज और सर्च लाइट्स देखकर बेंजामिन हिल का चेहरा पूरी तरह उड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया। चजल की सुरक्षा फोर्स यहां, और इतनी बड़ी संख्या में। बाहर से कड़क आवाज आई, अंदर वालों, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, हथियार डाल दो। बेंजामिन ये सुनकर दंग रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने कोई बहुत बड़ा अपराध उसी पर डाल दिया हो। ह्यूग तिवारी ने सूर्यवंश हिल की तरफ देखा और शांत लहजे में बोले, सूर्यवंश, तू सबूत मांग रहा था ना, अब दे देता हूं। उन्होंने कहा, तूने राजधानी के एक बड़े व्यापारी का अपहरण किया, धमकाया। ये गुनाह माफ करने के काबिल नहीं है। ये सुनते ही सूर्यवंश और बेंजामिन दोनों समझ गए। एकता तिवारी के अपहरण का सबूत नहीं मिला तो ह्यूग तिवारी ने एक नया अपहरण उन पर चिपका दिया। ये इल्जाम ऐसा था जो एक बार लग जाए तो उतरता नहीं। ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ, बेंजामिन घबराकर चिल्लाया। ह्यूग तिवारी ने बस ठंडी नजर से देखा। झूठ? अब ये दुनिया मेरी बात मानेगी या तेरी? बेंजामिन के पास जवाब नहीं था। उसका गुस्सा भी जैसे गायब हो चुका था। सूर्यवंश ने थोड़ा चैन की सांस ली। उसे लगा जेल जाना भी मौत से बेहतर है। वो जमीन पर झुककर बोला, धन्यवाद यान साहब, आपने हमें बचा लिया। ह्यूग तिवारी ने उसका नाम धीरे से लिया, सूर्यवंश। सूर्यवंश ने झट से सिर उठाया। ह्यूग बोले, अभी तुझे एक मौका देता हूं। अगर तू अपहरण कबूल कर ले तो मैं तेरे बेटे को छोड़ दूंगा। सूर्यवंश ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। यान साहब, सच में हमें कुछ नहीं पता। फिर उन्होंने बेंजामिन को आंखों से इशारा किया कि चुप रहे, पर बेंजामिन ने यह इशारा पूरी तरह अनदेखा कर दिया। वो भागकर ह्यूग तिवारी के सामने आ गया और चीखा, हां, सब मेरे पापा ने किया है, मेरा कोई कसूर नहीं। सूर्यवंश एकदम से सुन्न हो गए, जैसे किसी ने उनका कलेजा निकाल लिया हो। तू ये क्या बोल रहा है, हरामी? सूर्यवंश चीख पड़े। बेंजामिन रोने लगा। पापा, मान लो ना, मैं जवान हूं, जेल नहीं जाना चाहता। यान साहब ने कहा है, आप कबूल कर लोगे तो मुझे छोड़ देंगे। आप तो बूढ़े हो, मर भी जाओ तो। ये सुनकर सूर्यवंश की दुनिया ही टूट गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका अपना बेटा ऐसा निकलेगा। ह्यूग तिवारी ने बस इतना कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। सूर्यवंश की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते हुए ह्यूग तिवारी से कहा, यान साहब, सब मैंने किया है, मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं, इसे छोड़ दीजिए। बेंजामिन खुश होकर बोला, आपने सुना ना, पापा ने मान लिया, अब मैं जा सकता हूं, है ना? ह्यूग तिवारी ने उसकी ओर देखा। नजरें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। मेरी बेटी पर हाथ डालने का गुनाह माफ नहीं होता। ये कहकर वो उठे और बाहर की तरफ चल दिए। बेंजामिन घबरा गया, चीखा, यान साहब, आपने कहा था मुझे छोड़ देंगे, आप झूठ बोल रहे हैं। ह्यूग तिवारी ने पलटकर देखने की जरूरत भी नहीं समझी। बेंजामिन पागलों की तरह चिल्लाया, हरामी, तूने मुझे धोखा दिया। वो दौड़कर ह्यूग तिवारी पर झपटने ही वाला था कि ढाएं ढाएं। खिड़की का शीशा टूट गया और 2 गोलियां हवा चीरती हुई हिल बाप बेटे के माथे में लगीं। दोनों वहीं धड़ाम से गिर पड़े। खून फैलता गया और सब खत्म हो गया। बाहर से आवाज आई, रिपोर्ट सर, दोनों अपराधी मारे गए। ठीक है, वापस फॉर्मेशन में जाओ। पास में खड़ी गाड़ी में ईशान शर्मा ये सब देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सी लाचारी भर गई। यही है राजधानी के सबसे बड़े खानदान की असली ताकत।
एकता तिवारी चुपचाप बैठी थीं, जैसे उन्हें पहले से पता था कि यही होगा। ह्यूग तिवारी बाहर आए और उनके साथ चल रहे दोनों बॉडीगार्ड्स को देखकर ईशान का दिल और सहम गया, क्योंकि उनकी ताकत इतनी बड़ी थी कि ईशान उसका अंदाजा तक नहीं लगा पाया। ईशान शर्मा गहरी सोच में डूबा बैठा था। गाड़ी में चुपचाप बैठा रहा, चेहरा उदास, आंखें जैसे किसी जवाब की तलाश में हों। वो धीरे से बड़बड़ाया, यही होते हैं बड़े खानदान। मेरी सबसे बड़ी ताकत भी इनके सामने कुछ नहीं है। तिवारी खानदान की ताकत उसकी सोच से भी ज्यादा बड़ी निकली थी। तभी एकता ने उसके कान में हल्के से कहा, उतरते हैं। ईशान ने उसकी तरफ देखा। मन में ढेरों बातें घूम रही थीं। एकता तिवारी जैसी लड़की को उसमें क्या लगा? क्यों वो ईशान जैसे लड़के की तरफ आई? एकता फिर मुस्कुराकर बोली, उतरना। ईशान ने धीरे से सिर हिलाया और गाड़ी से नीचे उतर गया। थोड़ी दूर ह्यूग तिवारी खड़े थे और कई बड़े लोग उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। सबके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था, कहीं कोई गलती ना हो जाए। तभी विलियम रिचर्डसन चलते हुए आए। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, यान साहब, मुझे माफ कर दीजिए। कभी सोचा नहीं था कि मामला यहां तक पहुंच जाएगा। ह्यूग ने उनकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, बुजुर्ग बहुत नाराज हैं। आप जानते हैं, एकता उनकी सबसे प्यारी पोती है। ये सुनते ही विलियम का चेहरा उतर गया। बुजुर्ग यानी माइक तिवारी, तिवारी खानदान के असली मुखिया। विलियम तुरंत बोले, यान साहब, मैं कुछ दिनों में राजधानी आकर उनसे सब साफ साफ कह दूंगा। ह्यूग ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी की तरफ बढ़ गए। गाड़ी के पास पहुंचकर अचानक पीछे मुड़कर बोले, एकता, गाड़ी में बैठ। एकता ने ईशान की तरफ देखा, मुस्कुराई और बोली, ज्यादा मत सोच, तूने बहुत अच्छा किया है। वो जाने लगी, लेकिन ईशान ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया। वो कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। एकता हंसकर बोली, क्या हुआ? ईशान ने धीरे कहा, तुम जा कहाँ रही हो? एकता ने उसकी बेवकूफी भरी शक्ल देखकर हंस दिया। पापा आए हैं, उनसे मिलना तो पड़ेगा ना। तू आज आराम कर, मैं कल फोन करूंगी। फिर उसने पैर के पंजों पर उठकर ईशान के सिर पर हल्की थपकी दी, जैसे हमेशा की तरह उसे शांत कर रही हो। फिर वो ह्यूग के साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी धीरे से चली। ईशान वहीं खड़ा देखता रहा। जैसे ही गाड़ी उसके पास आई, खिड़की नीचे हुई। ह्यूग तिवारी ने ईशान को बेहद ठंडी नजरों से देखा, बस एक नजर, लेकिन इतनी तेज कि ईशान की सांस रुकने लगी। फिर भी ईशान ने नजरें नहीं झुकाईं। दोनों की आंखें मिली, सख्त, अडिग, बिना डरे। कुछ पल बाद गाड़ी आगे बढ़ गई। ईशान खड़ा रह गया, मुट्ठियां कसी हुई। गाड़ी के अंदर ह्यूग तिवारी ने सिगार जलाया। एकता पास बैठी थी। ह्यूग ने गुस्से से सेक्रेटरी पर चिल्लाते हुए कहा, इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए? तुम्हारी क्या औकात है? सेक्रेटरी डर से कांपने लगा। यान साहब, मेरी गलती, जो सजा दें मंजूर है। ह्यूग और सख्त होकर बोले, अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो 100 लोग भी कम पड़ते। फिर भी दया मांग रहे हो? सेक्रेटरी रोने लगा। ह्यूग ने सिगार फेंकते हुए कहा, जावोन, एकता की सुरक्षा में जो निकम्मे थे, सबको नदी में फेंकवा दो। सेक्रेटरी डर के मारे चिल्ला उठा, यान साहब, एक मौका और दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। ह्यूग गरजे, अगर मेरी बेटी को खरोंच भी आई होती ना, तो तुम सब मर चुके होते। सेक्रेटरी की हालत खराब हो गई। तभी एकता ने तंग होकर कहा, पापा, बस करो, उनकी गलती नहीं है, उन्हें डराओ मत। ह्यूग रुक गए, धीरे से बोले, एकता, दादाजी को सब पता चल गया है, वो बहुत गुस्से में है। एकता ने आंखें घुमाकर कहा, कितनी बार बोलूं, गलती उनकी नहीं, मैंने ही उन्हें ईशान की सुरक्षा पर भेजा था। ह्यूग एक पल के लिए चौंक गए। एकता को किसी के लिए इतना बोलते कभी नहीं देखा था। वो हैरानी से बोले, एकता, तू कब से इतनी नरम हो गई? एकता ने नखरे से कहा, जो कहा वो करो, नहीं तो दादाजी से शिकायत कर दूंगी। ह्यूग हंस पड़े और बोले, ठीक है, तेरी मान ली। सेक्रेटरी ने चैन की सांस ली। एकता की तरफ देखकर बोला, थैंक यू मिस, आपने जान बचा ली। एकता ने उसे घूर कर कहा, थैंक यू मुझे नहीं, ईशान को कहना। सेक्रेटरी थोड़ा चौंका, फिर समझ गया और मुस्कुरा दिया। सच में एकता बदल गई थी, पूरी तरह। कुछ देर बाद ह्यूग ने कहा,
एकता, कुछ दिनों में सामान बांध लो, मैं तुम्हें राजधानी ले जा रहा हूं। एकता तुरंत चौंक गई। क्या? नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। ह्यूक ने भौहें तरेरी। एकता, इस बार जाना पड़ेगा। जो कुछ हुआ है उसके बाद पूरा तिवारी खानदान फिक्रमंद है। अगर यहां रहीं और फिर कोई हादसा हुआ तो दादाजी रिवर सिटी तबाह कर देंगे। पर एकता जिद पर अड़ी थीं। मैं नहीं जाऊंगी, ये बस एक हादसा था। उन्होंने मुंह फुलाते हुए कहा, अगर सुरक्षा की चिंता है तो और लोगों को भेज दो, पर मैं यहां से नहीं जाऊंगी। 1 दिसंबर 3:40 अपराह्न, क्वड अब्दुल ज़ेरो। एकता तिवारी की जिद देखकर ह्यूग तिवारी ने धीरे से आह भरी। उन्हें अच्छी तरह समझ में आ रहा था कि एकता रुकना क्यों चाहती है, और वजह सिर्फ एक नाम था, ईशान शर्मा। लेकिन मौजूदा हालात में ह्यूग तिवारी किसी भी हालत में एकता को अकेले रिवर सिटी में नहीं छोड़ सकते थे। एकता, इस बार वापस जाना पड़ेगा, ह्यूग ने थके हुए लहजे में कहा। दादाजी भी यही कहते हैं। दादाजी का नाम सुनते ही एकता का चेहरा बदल गया। वो किसी की नहीं सुनती थी, पर दादाजी की बात टालना उनके बस में नहीं था। ह्यूग ने आगे कहा, अगर तू नहीं गई तो दादाजी खुद रिवर सिटी आएंगे। अब फैसला तेरा। एकता तुरंत चुप हो गई। दादाजी की उम्र काफी ज्यादा थी, वो सालों से राजधानी से बाहर नहीं निकले थे। अगर जिद की वजह से उन्हें इतनी दूर आना पड़े तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। कुछ देर बाद एकता ने धीमे से कहा, मुझे 3 दिन दो। ह्यूग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन मिल जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, एकता ने गंभीर होकर कहा। ह्यूग तुरंत बोले, बोल, जो कहेगी करूंगा। ईशान शर्मा की पूरी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। एकता का लहजा बिल्कुल साफ था, और जो बॉडीगार्ड्स हैं वो उसी के पास रहेंगे। ह्यूग थोड़ा हैरान रह गए। इतने कम वक्त में एकता इतना कैसे बदल गई? उनका ये बदला हुआ रूप जैसे किसी और ही दुनिया की लग रहा था। एकता हल्का सा मुस्कुराई। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। 1 साल बाद उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, भरोसा, यकीन और खुशी। ह्यूग और भी हैरान हो गए। कैसा लड़का है जो उनकी बेटी को इतना भरोसा दिला रहा है? 1 साल, ह्यूग मन में बुदबुदाए। उन्हें इस बात पर पूरा यकीन नहीं था, इतने कम समय में कोई कितना ऊपर जा सकता है। लेकिन वो कुछ बोले नहीं। तेरी हर शर्त मान ली, ह्यूग ने कहा। ह्यूग एकता को होटल ले आए। एकता के सोने के बाद वो कमरे से बाहर निकल आए। बाहर बॉडीगार्ड्स खड़े थे। यान साहब, अब कहां? उन्होंने पूछा। ह्यूग की आंखें ठंडी हो गईं। धीरे धीरे बोले, मुझे उस लड़के से मिलना है, ईशान शर्मा। जानना चाहता हूं कि आखिर क्या चीज है उसमें जिसने एकता का दिल जीत लिया। उन्होंने सिगार सुलगाया और धुआं छोड़ा। जी यान साहब, बॉडीगार्ड बोला, और गाड़ी तेजी से चल पड़ी। तिवारी खानदान के लिए किसी को ढूंढना मिनट का काम था। गाड़ी में बैठे ह्यूग खिड़की से बाहर देख रहे थे। मन में कई सवाल घूम रहे थे। रिवर सिटी भेजना दादाजी का आदेश था। उन्हें लगा था एकता थोड़े दिनों में बोर होकर वापस आ जाएगी। राजधानी में कितने ही अच्छे लड़के थे, किसी में भी एकता को दिलचस्पी नहीं थी। फिर रिवर सिटी का एक साधारण सा लड़का, अब सब उल्टा हो गया था। अब तो उससे मिलना जरूरी है, ह्यूग ने मन में कहा। उधर होटल के कमरे में ईशान सो ही नहीं पा रहा था। दिल में हलचल थी। तिवारी खानदान की ताकत देखकर उसकी लड़ने की आग और भड़क गई थी। जो ताकत उसने देखी उससे वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। लेकिन ईशान ऐसा इंसान नहीं था जो डर कर बैठ जाए। एकता के साथ खड़े होने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। चाहे जितना समय लगे, 1 साल में मैं राजधानी पहुंचूंगा, ईशान ने दांत भींचते हुए कहा। और एकता तिवारी के साथ इज्जत से खड़ा रहूंगा। खिड़की से बाहर देखा तो नीचे एक रोल्स रॉयस रुकी। एक आदमी बाहर निकला, सूटेड बूटेड, दबदबे वाला चेहरा। ईशान का दिल एक पल को रुक सा गया। ये एकता के पापा, ये मेरे पास आए हैं। उसके चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा था। वो तुरंत कमरे में इधर उधर देखने लगा। सब ठीक से सजाया, कॉफी बनाई और शांत होकर बैठ गया, जैसे किसी तूफान का इंतजार कर रहा हो। कुछ ही पलों बाद बाहर जूतों की आहट सुनाई दी।